अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर हसन, आपका वेलकम है स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास पे हमने डिस्कस किया था कैपिटल मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। याद रखिए एमबीए, बीबीए और मैट के एग्जामिनेशंस में और क्लैट के एग्जामिनेशंस में बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली सारे बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है और किस तरह से रेट्स लगाती है, आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में सबसे पहले आपको देखना है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, सीआरआर, इसकी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, कब नेशनलाइज्ड हुआ और बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का कितना इंपॉर्टेंट रूल्स है। सेकंड हम देखेंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज जो कॉमर्शियल बैंक है, इसका आरबीआई से क्या रिलेशन है, किस तरह से कॉमर्शियल बैंक हेल्प करता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया को। आरबीआई, याद रखिएगा आरबीआई का कभी भी पब्लिक रिलेशंस नहीं होता है, पब्लिक रिलेशंस होता है कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया, कौन कौन से बैंक रिसेंटली अभी नेशनलाइज्ड हुए, कितने बैंक्स हमारे पास है, कौन कौन इंपॉर्टेंट बैंक्स है, इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन देती है। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पहला ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक बना। ऐसे 5 बैंक्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। फार्मर्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन प्रोवाइड करती है या फार्मर्स का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो थ्रू द नाबार्ड बैंक होता है। और फाइनली एक्सिम, फिर हम देखेंगे एक्सिम बैंक के बारे में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया को हेल्प करता है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में। एंड फाइनली इंश्योरेंस, ये सारे बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India was set up in 1st April 1935. 1st April 1935 as a federal bank. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया था, उसमें एक फेडरल बैंक की बात की गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं फेडरल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ की कैपिटल से फॉर्मेशन किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसमें जो शेयर्स डिवाइड हुए थे 5 लाख शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 100 ईच। आपको पता ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल ऑथोरिटी टू डिसाइड प्रिंटिंग द करेंसी, कितना करेंसी प्रिंट करना है, कितना नहीं करना, ये सारा जो फाइनल डिसीजन होता है वो आरबीआई का होता है। इट हैज सोल ऑथोरिटी टू प्रिंट द करेंसी। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया भी गया था इसलिए कि करेंसी सिस्टम को रेगुलेट करे और इसे वेल इंट्रोड्यूस करे। फाइनली 1 Jan
1949 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर लिया, इसके सारे शेयर्स को एक्वायर कर लिया। तो इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 Jan 1949 एंड एक्वायर ऑल द प्राइवेट शेयर्स, जितने भी प्राइवेट शेयर्स थे सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया और ये 100% भारत सरकार के अंदर आ गई। फॉर्मेशन 1935 था, बट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ये सेक्टर्स बना था आरबीआई, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 Jan 1949 को इसको नेशनलाइज कर लिया और 100% ये भारत सरकार की बैंक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई की कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ इसके फंक्शन। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। प्रिंट द करेंसीज, करेंसी को प्रिंट करना, इट हैज सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसीज। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, जितने भी बैंक्स हैं उनके बैंकर्स कौन होंगे? आरबीआई। और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इसके, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा का कस्टडी किसके पास है? आरबीआई। रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताता है कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है, हमारे पास कितने विदेशी मुद्रा का भंडार है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई के पास होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। भारत सरकार अगर किसी चीज से, किसी देश से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसे पेमेंट सिस्टम को आरबीआई बताता है कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा है, आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं या इतना एक्सपोर्ट करेंगे। ये सारा सिस्टम किसके अंदर आए? ये बहुत सारे इसके फंक्शंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आरबीआई सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द करेंसी। सबसे ओल्डेस्ट जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र। उसके बाद दिवास एमपी है, कलकत्ता में भी है मॉडर्नाइज करेंसी प्रिंट, बट नासिक महाराष्ट्र जो है ये सबसे ज्यादा करेंसी प्रिंट करके देता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपको पता है ये मुंबई में है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे इसमें मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आज आप पिछले साल के पेपर्स को उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में मिलता है। रिपो रेट, व्हाट इज रिपो रेट, व्हाट इज रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज में रिपो रेट है। रिपो रेट से एक बात याद रखिएगा कि मैंने बताया कि आरबीआई से कभी भी पब्लिक रिलेशंस नहीं होता है। आरबीआई से रिलेशंस होगा कॉमर्शियल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक से रिलेशंस होता है लोगों के बीच में। आरबीआई का कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। तो रिपो रेट एट द रेट विच आरबीआई ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म, रिपो रेट एट द रेट आरबीआई ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म, जो अभी चल रहा है 5.9%। एट द रेट आरबीआई ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक in short term, तो चल रहा है 5.9। करंट अभी जो रिपो रेट है 5.9। तो क्यों आरबीआई पैसा देगा कॉमर्शियल बैंक को? कॉमर्शियल बैंक को पैसा देने का जो मनी सप्लाई सिस्टम है, जो मनी सप्लाई सिस्टम है, आरबीआई अगर एक टर्म्स आता है इन्फ्लेशन, एक टर्म्स आता है डिफ्लेशन। आरबीआई देखती है कि अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन में गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, पीपल्स हैज नो परचेजिंग पावर, देन आरबीआई सप्लाई, आरबीआई क्या करेगा? रिपो रेट को बिल्कुल कम करेगा ताकि पैसा कॉमर्शियल बैंक से किनके पास पहुंच जाए? पीपल्स के पास पहुंच जाए और वहां से उनका परचेजिंग रेट बढ़ जाए और इट्स कंट्रोल द डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जनरली द प्राइस लेवल ऑफ कॉमन गुड्स गोज टू राइज बिकॉज
पीपल्स हैज मोर परचेसिंग पावर, जब मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाता है तो लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। इस परचेसिंग पावर के बढ़ने से, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने से ऑटोमेटिक मार्केट में एक इन्फ्लेशन आता है जो हम मेजरमेंट करते हैं WPI से। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किससे मेजरमेंट करते हैं, WPI और CPI से मेजरमेंट करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से हम डिफ्लेशन को मेजरमेंट करते हैं। तो आरबीआई क्या करेगी, जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कम कर देगी, तो पैसा लोगों से फिर कॉमर्शियल बैंक लेगा और वापस आरबीआई को देगा। तो जैसे हम लोगों से पैसा ले लेंगे, उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, इट्स कंट्रोल इन्फ्लेशन। और जैसे लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगा, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी और मनी सप्लाई कहां पहुंचेगा, लोगों के पास पहुंचेगा। इससे हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, व्हाई द आरबीआई allowed the repo rate and reverse repo rate, why the RBI fluctuate the repo rate and reverse repo rate, because repo rate and reverse repo rate is a mechanism to control the inflation and deflation of the nation। भारत सरकार के इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को मेजरमेंट जो करता है वो repo rate और reverse repo rate से करता है, रिवर्स repo rate से करता है। रिवर्स रेपो में क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक पैसा वापस करती है आरबीआई को, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो चल रहा है अभी करंट 3.35%। याद रखिएगा, मनी लिक्विडिटी इकोनॉमिक में डालना अगर डिफ्लेशन हो, मनी लिक्विडिटी को विड्रॉ करना अगर इन्फ्लेशन हो। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। याद रखिएगा, ये बड़ा इफेक्टिव फंक्शंस करता है, ये इकोनॉमिक में ऑलवेज काम करता है और आरबीआई इसके थ्रू इकोनॉमिक में जो लिक्विडिटी फ्लो है उसको चेक करता रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक आपको रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया था। याद रखिएगा, बिल्कुल इससे पेपर में क्वेश्चंस होता है, एमबीए के हर एग्जाम में आपको यहां से पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलेगा कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप जरा समझा दें। क्वेश्चंस आता है पेपर में, इंटरव्यू में अक्सर। इवन एसएससी, बैंक पीओ, आप किसी बड़े एग्जाम में जाएंगे, अगर इंटरव्यू लेवल पे है तो सबसे पहला बैंकिंग सिस्टम में यही स्ट्राइक करता है कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा बता दें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में। उसके बाद इसके थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज कॉल्ड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो 18%। याद रखिएगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपना पब्लिक डिपॉजिट का 18% आरबीआई के पास रिजर्व रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किस फॉर्म में रखेंगे, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, कैश के फॉर्म में रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर्स। ये आरबीआई के पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ऑलवेज याद रखिएगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है अपने पब्लिक डिपॉजिट, जितना उनके पास डिपॉजिट्स है उनका 18% आरबीआई के पास वो रिजर्व रखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। ये फंक्शंस है एसएलआर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैंक रेट। बैंक रेट, रिपो रेट लगभग सेम है, बैंक रेट, रिपो रेट लगभग सेम है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। बैंक रेट एट द रेट आरबीआई ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ट्रांसफर मनी टू कॉमर्शियल बैंक इन शॉर्ट टर्म। जब आप शॉर्ट टर्म होंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये रिपो रेट है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो आप समझ जाइएगा ये बैंक रेट है। तो व्हाई द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अ बैंक रेट, याद रखिएगा सडनली मैंने आपको बताया कि आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को, तो वो हो गया आपका रिपो रेट। लेकिन कॉमर्शियल बैंक डिमांड करती है सडनली बैंक से कि हमें किसी को लोन देना है, हमें इस कंपनी को 1000 करोड़ लोन देना है, हमें किसी कंपनी को 500 करोड़ लोन देना है। उस डिमांड पर जो आरबीआई से पैसा कॉमर्शियल बैंक लेगी, याद रखिएगा इसका थोड़ा सा रेट जो है वो ज्यादा रहता है, ये है 6.15% रेट है। एट प्रेजेंट बैंक रेट जो है वो 6.15% है।
ये थोड़ा सा ज्यादा होता है कि सडनली रिक्वायर्ड डिमांडेड के ऊपर ये पैसा बैंक रेट होता है। तो रिपो रेट बैंक रेट सेम डेफिनेशन है कि कॉमर्स आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को मनी ट्रांसफर करेगा। रिपो रेट में शॉर्ट टर्म, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म होगा। उसके बाद कुछ और मॉनेटरी पॉलिसीज है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो कि 4.5% है। सम अमाउंट, कुछ अमाउंट पब्लिक डिपॉजिट का 4.5% जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो एज अ रिजर्व फंड के रूप में आरबीआई के पास रखता है। फॉर एग्जांपल कुछ नए एटीएम्स अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है या कुछ प्रीमियम एक्सपेंसेस है या कुछ इंटरेस्ट रेट में कॉमर्शियल बैंक फेल हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है। तो जितने कॉमर्शियल बैंक है अपने डिपॉजिट का 4.5% कैश रिजर्व रखती है। ये भी याद रखिएगा, एक तरह का मनी लिक्विडिटी विड्रॉ करने का एक सिस्टम है कि हम पब्लिक से पैसा को कैसे निकालें। 6 जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिएगा, आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर होता है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर कैसे मिलता है इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये होता है कि आरबीआई रेडी टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर्स इन ओपन मार्केट। गवर्नमेंट आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर्स है जो बिल्कुल इक्वल वैल्यू रखता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश के एज ए कंपेयर, उसको ओपनली सेल करने लगती है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी पब्लिक में या इंस्टीट्यूशंस कोई ले सकता है, कोई पब्लिक है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी ले सकता है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो व्हाई आरबीआई सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, याद रखिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी जानना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल पॉलिसी। मैं 2 मिनट में आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में कुछ डिस्कस कर दे रहा हूं। फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिए फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में आरबीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का इनकम, जिसको पब्लिक इनकम भी कहते हैं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, इनकम का सोर्स आपको पता है टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी। 3 कंपोनेंट ऑफ जीएसटी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनकम का सोर्स है वो जीएसटी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर्स है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट का ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीटीसी बसें निकाल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रो बना रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लाईओवर्स बना रही है, तो वो जो खर्च भारत सरकार का होगा, जो भारत सरकार का खर्च होगा वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आएगा सर्विस मोटिव। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया, स्कूल है, कॉलेजेस है, पार्क है, भारत सरकार का जहां खर्च हो रहा है वहां अगर सर्विस मोटिव है तो आप समझिएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। तो ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो मोर देन देयर इनकम, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, दैट्स कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अक्सर पेपर में एमबीए पूछता है व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। याद रखिए फिस्कल डेफिसिट जो अभी चल रहा है 3.2%। गवर्नमेंट का इनकम कम है, खर्च ज्यादा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अगर इनकम 100 रुपए हमारा तो खर्च कितना हो गया 103.2 रुपीज। अब ये 3.2 जो फिस्कल डेफिसिट है, कमी हो गया, इसको पूरा कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई 3.2% जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बदले
करेंसी प्रिंट करके भारत सरकार को दे देती है और भारत सरकार के पास जैसे ये प्रिंट करेंसी पहुंचता है वो कुछ गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉर्गेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रख देती है। याद रखिएगा आरबीआई यूं ही नहीं प्रिंट करके किसी को देगा पैसा। वो कहता है आप हमें क्या दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर दीजिए, हम आपकी फिजिकल डिफिसिट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट कमिंग ईयर आने वाला फिर फिजिकल डिफिसिट होगा तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर होगा उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सडनली सेल करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि फिर से वापस फिजिकल डिफिसिट हो उसको पूरा किया जा सके। आई थिंक आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कॉमर्शियल बैंक के बारे में, देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन कैसे काम करेगा। कॉमर्शियल बैंक पहले कौन सा ओपन हुआ, भारत में बैंकों का एक सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ। आई थिंक आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। कॉमर्शियल बैंक, जब हम कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है पैसा, है ना। पैसा क्या, मनी। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने करेंसी सिस्टम में देखा होगा रुपीस में एक वर्ड लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज 100, 500, 1000। ये क्यों लिखा होता है, साइन होता है गवर्नर का। देखिए मनी क्या है, जस्ट लाइक अ क्रेडिट स्लिप, जो कल आपके पास था आज हमारे पास है, परसों किसी और के पास होगा। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर होता है। आप देखेंगे अगर हम अगर किसी नेशंस के बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो वो मनी काम नहीं करता, क्योंकि उस गवर्नर का प्रॉमिस फेल हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी बैंकिंग में जो करेंसी सिस्टम्स है उसमें जो करेंसी में जो अमाउंट लिखा होता है वो सिर्फ पे द बैरियर, आप दुकानदार के पास जाइए वो स्लिप पकड़ा दे, जस्ट लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो आपको गुड्स दे देगा। ये सिस्टम है मनी का। हम बात करते हैं अब कॉमर्शियल बैंक में। याद रखिए भारत में सबसे पहला जो बैंकिंग का आगमन हुआ, सबसे पहला जो बैंक आया वो आया 1770 में। 1770 में द एजेंसी, एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रा, ये फैमिली बिजनेस थी और इसने सबसे पहला जो बैंक को इंट्रोड्यूस किया वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये पहला बैंक है जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इंडियंस को अलाउड नहीं था अपने डिपॉजिट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक फैमिली बिजनेस थी और उसने इसको इंट्रोड्यूस किया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो इनके साथ ट्रेड किया करते थे और अपने पेमेंट सिस्टम को इसमें जो सिल्वर कॉइन हुआ करता था उसको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। लेकिन याद रखिएगा ये इसमें इंडियंस आर नॉट टू बी अलाउड टू ओपन देयर अकाउंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैंक, सेकंड बैंक जो ओपन हुआ वो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक था 1881 में, जिसमें कि इंडियंस को अलाउड किया गया। मतलब ये बैंक विद द लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर दी गई कि इसमें इंडियंस अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। वो बैंक हुआ औध कमर्शियल बैंक। औध कमर्शियल बैंक ये लिमिटेड लायबिलिटीज से बना, मींस इंडियंस इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इंडियंस इसमें मैनेजमेंट के रूप में रहते थे। लेकिन प्योर इंडियन बैंक की बात कर दिया जाए कि प्योर इंडियन बैंक कब बना तो 1894 में, याद रखिएगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिए कॉमर्शियल बैंक में पंजाब नेशनल बैंक जो कहते हैं ये प्योर इंडियन बैंक है।
प्योर इंडियन बैंक एंड मैनेज बाय इंडियन। ये लाहौर में, सिंध लाहौर में खुला पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। तो याद रखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में कि पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो एजेंसी ऑफ अलेक्जेंड्रा ने ओपन किया, लेकिन इसमें इंडियन आर नॉट टू बी अलाउड टू ओपन देयर अकाउंट। एंड फाइनली 1881 में ऑड कॉमर्स बैंक खुला विद द लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें इंडियंस आर अलाउड टू ओपन देयर अकाउंट। एंड फाइनली प्योर इंडियन बैंक की जो बात करते हैं वो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक है। और यहां से याद रखिएगा, आज तक पंजाब नेशनल बैंक जो है भारतीय इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम जो है वो है इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बना 1921 में। याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक कैसे बना? बाय एमलगमेशंस, by amalgamations of 3 presidency bank। तीन प्रेसिडेंसी बैंक को अमलगमेट किया गया, मिलाया गया, उसके बाद बना हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI, याद रखिए। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सा था ये पता होना चाहिए आपको। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक को एमलगेट करके बना हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, इसे नेशनलाइज कर दिया गया और रीनेम दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले क्या था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते थे। ये कैसे बना? बाय अमलगमेशन ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को अमलगमेशन करने के बाद बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसको 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंदर सारे शेयर्स को परचेज कर लिया और इसे 100% पब्लिक सेक्टर्स बैंक बना दिया। और SBI जो आज भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है और एटलीस्ट 50 करोड़ इसके अकाउंट होल्डर्स हैं। तो ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट होल्डर। SBI के पास सबसे ज्यादा अभी अकाउंट्स होल्डर्स हैं। अब आइए, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक का कुछ बैंकों का नेशनलाइज्ड हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखिए, कुछ डेट्स याद रखिएगा बैंकिंग अच्छे से पहले बैंक जितने कुछ बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे। 1969 में कुछ बैंकों को अपने अंदर लेने की बात की, तो डेट याद रखिए 16 जुलाई 1965 में, सॉरी 1969 डेट बड़ा याद है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 16 जुलाई 1969 को 14th लार्ज कमर्शियल बैंक, whose reserve were more than 50 करोड़, जिसका 50 करोड़ से ज्यादा रिजर्व था उसको नेशनलाइज्ड कर लिया गया। डेट याद रहेगा, डेट है 16 जुलाई 1969। सेकेंड 13 अप्रैल 1918 को 6 more bank were nationalized. 6 more bank was nationalized whose reserve were more than 200 करोड़। तो याद रखिएगा
पहले 14 बैंक था, फिर 16, कितना हो गया टोटल 20 बैंक नेशनलाइज्ड हुआ। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको याद करना है बैंकिंग कितने नेशनलाइज्ड हुए। 16 अप्रैल 1980s को 6 more बैंक वर नेशनलाइज्ड हु रिजर्व वर 200 करोड़। तो 20 बैंक नेशनलाइज्ड थे। 1993 सितंबर 1993 में 2 बैंक आपस में मर्ज हो गया। पीएनबी मर्ज विथ न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और एक बन गया, क्या बन गया, पीएनबी बन गया। तो याद रखिएगा 1993 में हमारे पास टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने हो गए, 19 हो गए। इस डेट को याद रखिएगा। अभी 2019 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 6 मोर बैंकों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद रिसेंटली वी हैव 11th नेशनलाइज्ड बैंक। अभी हमारे पास 11 बैंक है, काफी बैंकों को मर्ज किया गया है। और याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो एसबीआई को जोड़ेंगे तो 12 बैंक हमारे पास जो है वो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। और बिसाइड आरबीआई एक हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में कि हमारे पास कितने बैंक अभी नेशनलाइज्ड है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने बैंक्स फाइनली कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड हुए हैं, तो 11 और एसबीआई को मिलाएंगे तो टोटल पब्लिक सेक्टर जो बैंक हमारे पास है वो 12 है, और एक हमारे पास आरबीआई है। तो ये थोड़ा सा डेट आपको याद रखना है कि 16 जुलाई में कुछ कॉमर्शियल बैंक जिनका रिजर्व मोर देन 50 करोड़ था उनका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 13 अप्रैल की डेट को याद रखना है। 6 मोर बैंक वर नेशनलाइज्ड हु रिजर्व वर 200 करोड़। तो 16 और 14 20 बैंक हो गए। और फाइनली सितंबर 1993 में 2 बैंक मर्ज हुए, पीएनबी मर्ज विद न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और यहां तक हमारे पास 19 बैंक थे। और जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ बैंकों को मर्ज किया, 6 बैंकों को आपस में मर्ज करके टोटल 11 नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक बनाया, और एसबीआई को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से। यहां से क्वेश्चंस बहुत मिलता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो होगा ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस और नाबार्ड के बारे में। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में याद रखिएगा क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होगा। देखिए रट्टा रटाई नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझना होगा। पेपर में क्वेश्चन वही कर पाएगा जो समझ कर आएगा। पेपर्स को समझना है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग को समझना है कैसे काम कर रहा है। और बैंकिंग सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको करंट पे अपडेट रहना है। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का करंटली आ रहा है उसको आपको फोकस करना है। आरबीआई की जिस बैंक को लेकर नए लॉज आरबीआई बना रहा है या कुछ नए स्टेटमेंट्स दे रहा है वो आपको पढ़ना है। बिल्कुल क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएगा। तो करंट अपडेट बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में आपको अपडेट रहना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, तो याद रखिएगा एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो बताता हूं कि पेपर मैगजीन आता है हिंदू मैगजीन पर मंथ है ना, अपने नेट पर शो करता है पूरे करंट अफेयर्स को, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर कोई मैगजीन पेपर पढ़ना चाहते हैं तो एक प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, वो भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन बेस्ट रहेगा आप ऑनलाइन हिंदू पेपर मैगजीन का आप डालेंगे गूगल में हिंदू करंट अफेयर्स, आपको वहां से मिल जाएगा। वहां से सारे सेक्टर से आप बैंकिंग के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज है वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।